या कह लीजिए जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, या हिंदी में आप कह सकते हैं भूपर्पटी, है ना। क्रस्ट के इसके अंदर आप एक और सर्किल बना दीजिए। तो ये जो अंदर वाली सर्किल है, यहां से दूसरा लेयर स्टार्ट हो जाता है, मतलब सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसे हम क्रस्ट बोलेंगे, और उसके अंदर हम लेयर बाय लेयर डिवीजन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेयर्स बना लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे अंदर वाला जो सर्किल है, यहां पर आप जो देख रहे हैं, ये आपका कोर है, ठीक है। अर्थ का कोर सबसे इनर पार्ट है, जहां पर कंटिन्यूअस आप कह लीजिए बहुत ही ज्यादा इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर होता है, और ये भी एक तरीके से हीट का सोर्स बन जाता है ना, इंटेंस टेम्परेचर प्रेशर के कारण। जैसे कि हम लोगों ने सन, जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था, जो सन का कोर है वहां पर लगातार रिएक्शंस चल रही हैं, फ्यूजन के रिएक्शन, हाइड्रोजन आपका हीलियम में फ्यूज हो रहा है ना, संलयन, नाभिकीय संलयन की रिएक्शन ऑलरेडी लगातार चल रही है, कंटिन्यूअस। उसी तरह जो अर्थ का कोर है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, लाइक अदर प्लैनेट्स, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कोर जो है आपका, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका इनर कोर है, तो अगर इसको हम लोग इनर कोर कह रहे हैं, तो जो बाहर वाला है ये आपका हो जाएगा आउटर कोर, ठीक है। और इसके बाहर वाली जो सीमा आप कह लो बाउंड्री है, ये आपकी है इनर मेंटल, और इनर मेंटल के बाहर आपको मिल जाएगा आउटर मेंटल, ठीक है। और सबसे बाहर वाला क्रस्ट है। तो देखिए जो डिवीजन है वो बहुत सिंपल सा है, सबसे अंदर आपका इनर कोर, उसके बाहर आउटर कोर, फिर आपका मेंटल या इनर मेंटल, आउटर मेंटल, और कोर को भी आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इनर कोर और आउटर कोर में, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एक रफ फिगर आप कह लो, रॉ फिगर है, ये आपको दिमाग में रखना होगा हमेशा, ठीक है। इसी फिगर को हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे इस पे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका इनर कोर हो गया, ये आपका आउटर कोर हो गया, ये आपका इनर मेंटल हो गया, ये आपका आउटर मेंटल हो गया, और बहुत पतला सा है क्रस्ट, ठीक है। और क्रस्ट के बाद, मतलब अर्थ का जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस आप क्रस्ट को कह लीजिए, तो इसके बाहर क्या है, सबसे पहली लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी मिलती है, ये मिलती है आपकी ट्रोपोस्फियर, है ना, या क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद आपको मिल जाता है मेसोस्फियर, मेसोस्फियर को के बाद आपको मिलता है आइनोस्फियर, या इसको हम लोग कह दे रहे हैं ओवरऑल थर्मोस्फियर, और यहां पर आपका है एक्सोस्फियर। तो देखिए कोर से लेकर के, अर्थ के कोर से लेकर के, अगर हम ऊपर के वायुमंडल को भी कंसीडर करें, तो आप यहां से अर्थ के सेंटर, ये है अर्थ का सेंटर, ठीक है, इसको हम लोग रेड लाइन, रेड पॉइंट से दिखा रहे हैं, ये अर्थ का सेंटर है। यहां से आप सीधी एक लाइन ऐसे खींच दीजिए बाहर की तरफ एरो लगा करके, तो इस लाइन, ये लाइन क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग डेंसिटी, डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, सॉरी डिक्रीजिंग डेंसिटी, डेंसिटी जो है, जो घनत्व है, लगातार घटता हुआ चला जा रहा है। इसी एरो में आप एक और चीज कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है ये भी लगातार घटता हुआ चला जा रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है समझना। अब जो आपने इनर कोर बनाया है, मैंने कहा कि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, है ना, तो टेम्परेचर और प्रेशर कम होता चला जाएगा, और आप वायुमंडल में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ऊंचाई पर, एल्टीट्यूड में, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और टेम्परेचर और प्रेशर घटते चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये मैंने एक आइडियल कंडीशन बताई है, जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फीयर से मेसोस्फीयर में जाओगे, है ना, ये वाले में, तो लगा फिर से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आप मेसोस्फीयर में सबसे लोएस्ट चला जाता है घटते घटते, मेसोस्फीयर के बाद जब आप थर्मोस्फीयर में जाओगे तो यहाँ पर भी टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। ये एक जनरलाइज कंडीशन है टेम्परेचर के केस में। बाकी अगर डेंसिटी की बात करें तो लगातार घट रही है ना, कोर से जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा डेंस हमारा कोर है, ठीक है। तो ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, प्लीज कमेंट करें, सॉरी मतलब बोल के ही बता दें आप लोग। यस सर, इसी फिगर को देखिए मैंने यहाँ पर बताया है, ये आपका कोर हो गया सबसे अंदर, इसके बाद आपका आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, उसके बाद आप क्रस्ट पे आइए,
फिर आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। आप एक एरो बना दीजिए अंदर से कोर से लेकर के बाहर तक, तो मतलब ये डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी डिक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, मैंने बोला कि अगर सरफेस तक आप आएंगे अर्थ के तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, यहां तक, है ना, क्रस्ट तक, इस वाली बाउंड्री तक जो मैंने रेड कलर की बनाई है, यहां तक आपका टेम्परेचर और प्रेशर भी डिक्रीज होगा। लेकिन जब आप ऊपर बढ़ोगे, इवन आप कह सकते हो यहां पर भी ट्रोपोस्फीयर की बाउंड्री आप बना लो, यहां तक आपका टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज होता है। लेकिन इसके बाद कुछ एनोमली हमको दिखती है थर्मल टेम्परेचर के केस में, है ना, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में हमको पता है टेम्परेचर क्यों बढ़ता है और थर्मोस्फीयर में भी पता है टेम्परेचर क्यों बढ़ता है। अब इसी में एक और फिगर मैं बना रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा फ्रेंड सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, तो क्रस्ट हम लोग यहां पे लिख देते हैं CR, ये आपका क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद आपका मेंटल स्टार्ट हो जाता है ना, और क्रस्ट और मेंटल की जो बीच की बाउंड्री है, ध्यान रखिएगा, क्रस्ट और मेंटल की जो बीच की बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, इसे हम बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो एक साइंटिस्ट का नाम था, है ना, तो उनके ही नाम पर ये नाम रख दिया गया मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है। अगर क्रस्ट की आप बात करें तो क्रस्ट के ठीक नीचे, है ना, और मेंटल के ठीक ऊपर, या आप कह सकते हैं अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, ये वाली जो मैंने एक यहां पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं, जो ये वाली लाइन है, ये मोल्टेन मैग्मा से भरा हुआ है। मोल्टेन मैग्मा, इससे ये पूरा लेयर भरा हुआ है, और इसको भी एक अलग नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो मतलब क्रस्ट जो सबसे ऊपर वाला परत है पृथ्वी का, और उसके नीचे जो मेंटल है, इनके बीच में जो मोल्टेन मैग्मा भरा हुआ है, उस मैग्मा में जब क्रस्ट का कोई पार्ट आता है तो वो टूट जाता है, क्योंकि मोल्टेन मैग्मा है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। और क्रस्ट आपको पता है, अभी मैं इसका कंपोजिशन आगे बताऊंगा अच्छे से आपको कि किन किन चीजों से बना हुआ है। कोई मेटल ही तो होगा, या कह लीजिए कोई एलिमेंट होगा, तो भाई वो अगर मोल्टेन मैग्मा में जाएगा तो एक तरीके से वो गल जाएगा, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। इसीलिए इस लेयर को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस लेयर। ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये ऐसी होती है। अगर आप इसको विजुअलाइज करें तो ये लेयर ऐसी बनेगी। अब इस लेयर में यहां पर आपका पूरा मैग्मा भरा हुआ है, तो इसलिए पहले क्रस्ट आपका ऐसा था, लेकिन इसके कुछ पार्ट को तोड़ के, है ना, इस तरह से ये डिसकंटिन्यूअस लेयर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। इसी की तरह फ्रेंड्स मेंटल, अब जैसे मैंने बताया मोहो डिसकंटिन्यूटी, तो एस्थेनोस्फीयर जो मैंने आपको बताया, ये ब्लू वाली लाइन है ना, फिर से मैं इसका कलर चेंज करता हूं, ये जो ब्लू वाली लाइन है, मैंने बोला यहां पर मैग्मा भरा हुआ है, ये एस्थेनोस्फीयर है। तो इसी की जस्ट ऊपर की जो बाउंड्री होगी वो क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री होगी, उसे आप बोलोगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है ये आपका पार्ट होता है कहीं ना कहीं लिथोस्फेरिक मेंटल का, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैं आपको अभी एक चीज और आगे बताऊंगा, जैसे लिथोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर कहां से कहां तक होता है ना, आपको ये इंपॉर्टेंट है पता होना। जैसे क्रस्ट में बोलूं तो क्रस्ट कहां से कहां तक होगा, पृथ्वी के अंदर कहां से कहां तक, तो आप कह सकते हैं 5 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए जो क्रस्ट है आपका, आप सपोज कीजिए कि ये ओशियन है आपका, ठीक है, और ओशियन के नीचे एक क्रस्ट का पार्ट होगा जिसके ऊपर ओशियन है आपका, तो ये आपका सपोज कीजिए कि एक क्रस्ट का पार्ट है, और इसे हम बोलेंगे ओशियानिक क्रस्ट, मतलब जिसके ऊपर समुद्र है, ओशियन है, और इसी यहीं पर आप सपोज कीजिए कि ये आपका एक माउंटेन है या कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ओशियन हम लोग बना देते हैं दोबारा, ये आपका ओशियन है। तो फ्रेंड्स ये जो ओशियन जिस लिथोस्फीयर के ऊपर है, ये आपका हो जाएगा ओशियानिक क्रस्ट। जिस क्रस्ट के ऊपर ओशियन है आपका, वो आपका हो जाएगा ओशियानिक क्रस्ट, और जिस क्रस्ट के ऊपर आपका ये कॉन्टिनेंट है, ये आपका हो जाएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इनमें भी क्या डिफरेंस है डेंसिटी वाइज, ये भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन आप इतना जान लो कि जो आपका जिसको क्रस्ट बोलते हैं हम, क्रस्ट में ये दोनों चीजें आती हैं,
मतलब ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये मिला करके आपको इसको क्रस्ट बोलते हो। वहीं पर फ्रेंड्स अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो मैंने कहा कि ये आपका क्रस्ट है और इसके नीचे मेंटल है ना। मेंटल का जो सबसे अपर मोस्ट पोर्शन है एस्टेनोस्फीयर के जस्ट ऊपर वाला, ये जो एस्टेनोस्फीयर मैंने बताया जहां मोल्टेन मैग्मा भरा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर आप कह लीजिए जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक क्रस्ट। ये क्रस्ट से लेकर के ये पूरा हिस्सा अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल आपका कहलाता है लिथोस्फीयर। मतलब अगर हम बोले कि बड़ा कौन छोटा कौन, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा है आपका लिथोस्फीयर, है ना, उसके बाद है आपका क्रस्ट। ध्यान दीजिएगा, इस लिथोस्फीयर में सबसे ऊपर का जो पार्ट है मेंटल का वो भी है और प्लस क्रस्ट भी है, और सबसे ऊपर का जो पार्ट है मेंटल का उसके जस्ट नीचे आपका मोल्टेन मैग्मा भरा हुआ है जिसको हम एस्टेनोस्फीयर कहते हैं। मतलब टेक्निकली एस्टेनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ मेंटल। ध्यान रखिएगा, एस्टेनोस्फीयर मेंटल का पार्ट है और उसमें भी अगर हम ज्यादा स्पेसिफिकली बोले तो अपर मेंटल का पार्ट है। ठीक है, मैंने कहा सबसे ऊपर आपका हो गया क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट के बाद मैंने एक लाइन बना दी रेड कलर की, ये आपका हो गया एस्टेनोस्फीयर, सॉरी मोहो डिस्कंटिन्यूटी। पहले क्रस्ट बना देते हैं, सपोज कि ये बैंड आपका क्रस्ट है, इसके जस्ट नीचे रेड कलर का मैंने बैंड बना दिया, ये आपकी है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी के जस्ट नीचे ये एक बैंड मैंने बना दिया, ये आपका है एस्टेनोस्फीयर। ठीक है, और एस्टेनोस्फीयर के ही आप ठीक नीचे कह लीजिए आपका अपर मेंटल स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो एस्टेनोस्फीयर है वो भी मेंटल का ही पार्ट है, आप कह सकते हैं अपर मेंटल का। और अपर मेंटल के बाद आपका आता है लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल चूंकि डेंसिटी का डिफरेंस है, मैंने कहा ना जैसे जैसे आप क्रस्ट से कोर की तरफ जाओगे डेंसिटी इंक्रीज करेगी, या कोर से बाहर की तरफ आओगे तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो जो अपर मेंटल है उसकी डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी किसकी है, लोअर मेंटल की है, इसलिए कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। और ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसे हम बोलते हैं रैपिड डिसकंटिन्यूटी। मतलब अब तक दो डिसकंटिन्यूटी हमें मिली, एक मोहो और एक रैपिडी। लोअर मेंटल के जस्ट नीचे फ्रेंड्स आपका कोर स्टार्ट होगा, और कोर में भी कौन सा कोर, आपका आउटर कोर। आउटर कोर और लोअर मेंटल इनके बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी आती है, इनकी जो बाउंड्री है, क्योंकि आउटर कोर की डेंसिटी आप कह लो इससे भी ज्यादा है ना। तो इस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं गुटेनबर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स आउटर कोर के बाद आपका आ जाता है इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर के बीच भी एक डिसकंटिन्यूटी आती है जिसे हम बोलते हैं, यहां पर भी एक डिसकंटिन्यूटी है, इसे हम बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो टोटल कितनी डिसकंटिन्यूटी हम लोगों ने पढ़ी, एक है आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी इन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, एक पढ़ा हम लोगों ने रैपिड डिसकंटिन्यूटी इन बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी विल बी इन बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, और जो आपका लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है ये आपका आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, एस्टेनोस्फीयर कहां पर है, कहां पर मैग्मा भरा है, ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज एक बार कंफर्म कर दें। यस सर। अब फ्रेंड्स अगर अर्थ के ऊपर की जो टोपोग्राफी है ना, जैसे जब आप अर्थ के ऊपर की टोपोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आप रॉक्स के बारे में देखेंगे, है ना, कई प्रकार के रॉक्स पाए जाते हैं। इनका क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप में किया गया है। एक आपका, अगर रॉक्स की हम बात करें, भाई अर्थ के ऊपर का स्टडी करना का क्या मतलब है, आप उसके ऊपर जो रॉक्स हैं उन्हीं को तो आप पढ़ोगे, है ना। डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उन्हीं की स्टडी आप कह लो जियोमॉर्फोलॉजी है ना, या उनके बनने की प्रक्रिया कि वो कैसे बने हैं, और यही आपका फिजिकल ज्योग्राफी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है।
तो सबसे पहले जो रॉक्स होते हैं फ्रेंड्स, उसमें एक टाइप आपका है इग्नियस, है ना, इग्नियस रॉक हो गया। दूसरा टाइप क्लासिफिकेशन में आ जाता है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा क्लासिफिकेशन में आता है सर इनको थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिए। मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए एक चीज मैं आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों एग्जाम्पल जब मैं आपको दूंगा तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो मैं आपको वर्कशीट दूंगा, है ना, या जो पीडीएफ दूंगा जियोमॉर्फोलॉजी की, उसमें मैं हिंदी में भी लिखा रहूंगा, लेकिन यहाँ पर आप पूरा कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। देखिए इग्नियस रॉक मतलब क्या होता है? इग्नियस रॉक का मतलब होता है जिसमें आपके ग्रेनाइट होते हैं। हेलो जी, बताएं सर, ये आप किस क्लास के एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं? ये आप जो आपकी 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी 11th क्लास की जो है उससे है। और आपका आप कह लीजिए जीसी लियोंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस बुक है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। उन दोनों का मिक्स मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ सविंदर सिंह एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, उनके भी कॉन्सेप्ट है ना। तो किसी एक बुक पे ये देखिए, माजिद हुसैन बुक अच्छी है, लेकिन अब मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड। सविंदर सिंह में देखिए हर चीज बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना। लेकिन माजिद हुसैन बुक भी अच्छी है, अगर आपने वो बुक परचेज की। रॉक का निर्माण कैसे होता है सर? यस सर, माजिद हुसैन की बुक लिया है मैंने। हाँ, तो माजिद हुसैन बुक अच्छी है ना। माजिद हुसैन को आप स्टडी कीजिए, आपको चीजें मिल जाएंगी वहां पर। बस ये है कि जो सविंदर सिंह बुक है उसमें जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। सविंदर सिंह की जो बुक है उसका लैंग्वेज बहुत हिंदी के लिए सर कौन सी बेस्ट है सर? सविंदर सिंह की हिंदी में भी आती है, माजिद हुसैन की भी हिंदी में आती है। देखिए राइटर्स तो यही सबसे फेमस है ज्योग्राफी। सर माजिद हुसैन की बुक ली है और ऑक्सफोर्ड के एटलस की बुक ली है। हाँ ठीक है, एकदम सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ एटलस आप साथ में रखो, और एटलस पे जितना हो सके उतना आप गोद दो, है ना। गोदने का मतलब ये नहीं कि फर्जी आप उस पर कुछ भी गोद रहे हो, मतलब ये है कि आप उस पर लिखो, उसको संभाल के मत रखना कभी भी। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि एटलस जो लोग खरीदते हैं वो आप 2 साल बाद भी उनका एटलस देखेंगे तो ऐसी चमकती रहती है, तो कोई मतलब नहीं होता है। एटलस पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे, चीजों को लिखोगे, उतनी ही आपको जो मैपिंग है उसकी नॉलेज अच्छी होगी, है ना। तो हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बोला 3 टाइप के रॉक हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अब इन रॉक्स के बारे में हमें पता कैसे चलेगा, है ना, या जो चट्टाने हैं वो कितने तरह की हैं, इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, या फिर अर्थ अंदर से कैसा है हमारा। क्योंकि ऊपर तो जो दिखता है वो बिकता है, वो हमें समझ में आ गया, है ना, कि एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने बैलून छोड़ दिया है एक थर्मामीटर लगा करके, तो ऊपर जाता गया, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डाउन होता गया, और एक स्टेप ऐसा आया ट्रोपोपॉज पे कि टेम्परेचर घटना बंद हो गया। तो हम लोगों ने कह दिया भाई ट्रोपोस्फेयर है ये, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, और जहां पर रुक गया वहां पर हम लोगों ने पॉज का नाम दे दिया कि ट्रोपोपॉज है ये। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो हमने बोला ये स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद फिर पॉज लग जाता तो हमने बोल दिया स्ट्रेटोपॉज है। मतलब जो क्लाइमेटिक बैलून्स होते हैं उसमें थर्मामीटर लगा के ऊपर छोड़ा जाता है। अब उससे ये स्टडी की तो हमको पता चल गया कि हाँ ये चीजें होती, फिर उस पर चीजें जनरलाइज करके हम लोगों ने ये देखा कि कैसे टेम्परेचर घट बढ़ रहा है। उसी तरह फ्रेंड्स अर्थ के इंटीरियर की अगर जानकारी हमें चाहिए, है ना, या अर्थ के जो सरफेस पे रॉक्स हैं वो कैसे हैं, इनका पता लगाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अर्थ का इंटीरियर पता हो कि वो कैसा है। अब ये अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करने के लिए अगर बात की जाए तो डायरेक्ट सोर्सेज हैं और इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। डायरेक्ट सोर्सेज का मतलब क्या हुआ, अब यहां पर आप देखें, सबसे पहले अगर डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें फ्रेंड्स, तो जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जैसा आप यहां फिगर में देख रहे होगे, ये वॉल्केनो है, ठीक है। अब इस वॉल्केनो का मुंह खुला, अंदर से बहुत सारा लावा निकला। अब वो जो लावा निकल रहा है अंदर से, वो कहीं ना कहीं अर्थ के नीचे अंदर से ही तो आ रहा है, इंटीरियर से ही तो आ रहा है। उस लावा की स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है ना, उसमें कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, अर्थ का इंटीरियर हमारा लिक्विड है या सॉलिड है ना, कहाँ पर कौन सी चीजें ज्यादा हैं, कौन से एलिमेंट्स कहाँ पर कम है, उस लावा की स्टडी करके पता लगाया सकता है। अब आप जरा सोच के बताओ कि ये जो लावा आता है वॉल्केनो में, ये कहाँ से आता होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि मोल्टेन लावा का एक लेयर है अंदर, तो उस लेयर का जल्दी से नाम बताइए आप। जी बिल्कुल, जो एस्थेनोस्फीयर है, जी बिल्कुल, जो एस्थेनोस्फीयर है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, मैंने बोला कि पूरा लावा से भरा है। तो भाई ये जब वेंट खुला, जब वॉल्केनो ने अपना मुंह खोला, तो अंदर से जो निकला वो कहां से निकला, एस्थेनोस्फीयर से। एस्थेनोस्फीयर में जो आपका मोल्टेन पार्ट पड़ा हुआ है मैग्मा का, वही जब बाहर निकलता है वॉल्केनो से या ज्वालामुखी से, तो हम कहते हैं भाई ये ज्वालामुखी विस्फोट है और वॉल्केनिक इरप्शन है। उस लावा की स्टडी ये डायरेक्ट सोर्स है ना, ये इनडायरेक्ट सोर्स नहीं है। उसी तरह फ्रेंड्स अगर हम बात करें
जो चट्टाने होती हैं, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे आप जाइए तो वहां की जो सरफेस की जो रॉक्स हैं, चट्टाने, उनको भी स्टडी करके बताया जा सकता है कि भाई ये आज ऐसी हैं तो कल कैसी रही होंगी, पिछले कल। क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो वेदरिंग और इरोजन का फिनोमेना लगातार चलता रहता है ना। तो पहले मैंने कहा, एक लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो एपेलेशियंस माउंटेन्स हैं वो आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ना, और जो आपके रॉकीज हैं नॉर्थ अमेरिका में वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। तो एपेलेशियंस भी तो कभी यंग फोल्ड रहा होगा, और आज रॉकी अगर यंग फोल्ड माउंटेन है तो कल वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। कैसे? वेदरिंग और इरोजन के कारण। जो माउंटेन की चोटी होती है ना, जो पर्वत की चोटी होती है, यहां पर आप देखें स्क्रीन में अपने, ये माउंटेन है आपका। लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म पे जब यहाँ पर विंड, ग्लेशिएशन, रेनफॉल, इनका आप कह लो कि ये वेदरिंग और इरोजन के एजेंट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म पे जब ये लगातार इस पे बहेंगे तो इसके ऊपर की परत को कहीं ना कहीं अपर्दन इसका होगा, है ना। और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऐसा रह जाएगा, इतना छोटा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऐसा हो जाएगा, ऊपर का सारा वेदर्ड हो जाएगा मटेरियल। और ये जो वेदर्ड मटेरियल है यही अरावली पर्वत हो गया सर। जी बिल्कुल, जैसे अरावली है, असल में तो वो पर्वत है। अगर आप हिमालय से कंपेयर करें तो वो एक प्लेटू है ना। तो कभी वो भी बहुत ऊंचा रहा होगा, लेकिन वो धीरे 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 उसका अपर्दन होता चला गया। और ये जो आप कह लो कि वेदर्ड मटेरियल है ना, जो अपर्दित आप कह लीजिए पदार्थ हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे कौन ले जा रहा है? विंड, पवन, या रेनफॉल, रिवर्स, एक जगह से दूसरे, रेनफॉल, है ना। तो एक तरीके से वेदरिंग इरोजन के बाद जो अगला स्टेप है वो डिपोजिशन हो जा रहा है। डिपोजिशन का मतलब एक स्थान से मटेरियल उठाकर दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। तो ये वाला मटेरियल जहां पे इकट्ठा होगा, वहां पर सपोज कीजिए एक मचान टाइप का बन गया ऊपर उठा हुआ, तो वो आपका प्लेटू रीजन बन जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड जो आपके यंग फोल्ड माउंटेन है या ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, असल में होते ही एक ही हैं, लेकिन फॉर द टाइम भी धीरे धीरे इनका आप कह लीजिए वेदरिंग इरोजन होते होते ये एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने रॉक बताया आपको, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो इग्नियस रॉक होता है ना, सपोज कीजिए कि इसके ऊपर इसका वेदरिंग और इरोजन हुआ काफी दिन तक, तो वेदरिंग इरोजन के बाद जो इसके कण होंगे दूसरी जगह पे इकट्ठा होंगे आफ्टर डिपोजिशन, वो बन जाएंगे सेडिमेंटरी रॉक। और सेडिमेंटरी रॉक के ऊपर सपोज कीजिए बहुत सारा कचरा आकर के बैठ गया, है ना, हजारों साल तक इसके ऊपर डिपोजिशन होता रहा पदार्थों का, तो नीचे एक इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद फिर जब मेटामॉर्फिक रॉक एक्सपोज होगा, नदियां लाती हैं सर सिल्ट, वो किसका निर्माण करते हैं सर? देखिए रॉक का सर? देखिए जो अभी रिवर से जो मटेरियल आ रहा है ना, या फिर जो विंड बहा के ला रही है, वो एक स्थान से दूसरी जगह पे इकट्ठा करेगी। ये रॉक साइकिल होती है इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक की। सर वो सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं ना कि रॉक। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है सर, एक बार फिर से अपना क्वेश्चन दोहराएं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप क्वेश्चन पूछ दें प्लीज, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत फंस रही है आवाज आपकी। तो मैंने बोला फ्रेंड्स यहाँ पर जो वोल्केनिक इरप्शन है ना, अंदर से जो भी मटेरियल बाहर आएगा उसकी स्टडी करके पता लगा सकता है। दूसरा आपका मैंने बोला सरफेस रॉक। उसके बाद फ्रेंड्स आपने सुना होगा बहुत सारे माइनिंग भी की जाती है ना, खदानें खोदी जाती हैं, तो माइनिंग करके हम अंदर तो जाते हैं जमीन के, तो वहां से भी तो हमें पता लगता है कि अर्थ का इंटीरियर कितना है या कैसा है। पूरा अंदर तक हम नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक तो जाते हैं ना अंदर। अगर आप कह लीजिए कि कितना नीचे हम अभी तक गए हैं, मतलब आफ्टर ड्रिलिंग और माइनिंग, तो हम कह सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं। और 3 से 4 किलोमीटर के बाद भी जो डेप्थ है वो और ज्यादा है, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो तो आपको पता है ना 6300 किलोमीटर। तो भाई जब आप 3 से 4 किलोमीटर अंदर जा रहे हो, वहीं पर आपको टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा मिल गया है, तो अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे नीचे तो मोल्टन मैग्मा है, एस्थेनोस्फीयर है ना, उसके करीब तक वो पूरा जल जाएगा या गल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स दूसरा हमारा एक जो डायरेक्ट सोर्स होता है
जो अर्थ के इंटीरियर का पता लगता है, तो हम कहते हैं डीप सी ड्रिलिंग। समुद्र में जो डीप सी ड्रिलिंग होती है फॉर ऑयल रिसोर्सेज, उससे भी हमें पता लगता है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो कैसा है। क्यों? क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट के अंदर हम ड्रिल करते हैं, है ना। उसके बाद इसी में अदर ड्रिलिंग्स भी आते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पर एक फिगर मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको कि ये आपका सरफेस पे ड्रिल हो रहा है, इससे भी पता लगता है अर्थ का इंटीरियर कैसा है। डीप सी ड्रिलिंग से भी आप बता सकते हो कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। ये आपका माइनिंग एक हो गया, है ना। वोल्केनिक इरप्शन मैंने आपको बताया ही। और फ्रेंड्स, जब अर्थक्वेक होता है, ये आप कह लीजिए, ये अर्थक्वेक को आप कह सकते हैं कि हिंदी में अगर किसी को पता हो प्लीज इसका बताएं। अर्थक्वेक को हिंदी में भूकंप आते हैं, क्रैक डेवलप होते हैं, है ना, लैंड पे क्रैक डेवलप होते हैं। उस क्रैक को भी देख करके आप अंदर पता लगा सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। जैसे जहां पर फॉल्ट जोन बनते हैं, अभी मैं बताऊंगा, जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। अब इसमें आप टेंशन मत लीजिए प्लेट बाउंड्री क्या होती है, अचानक सर ने बोल दिया, अभी आगे हम लोग अच्छे डिस्कस करेंगे। तो जब प्लेट बाउंड्रीज टकराती हैं, आपस में घिसती हैं, तो जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है ना, या कंजर्वेटिव बाउंड्री बनती है, तो वहां पर फॉल्ट डेवलप होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैन एंड्रियास का फॉल्ट। नॉर्थ अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया से लेकर के आपका ऊपर तक, है ना, वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, अभी उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, आगे लेक्चर में हो सकता है याद है। तो वहां तक एक फॉल्ट डेवलप हो गई है ना। तो उस फॉल्ट में बहुत अंदर तक, मतलब वो गहराई बहुत अंदर तक, तो आप ऐसे भी ये भी एक डायरेक्ट सोर्स में आ जाता है। लेकिन ये आपका इनडायरेक्ट सोर्स होता है एक्चुअली, जो अर्थक्वेक होता है। ये डायरेक्ट सोर्स में इसको कभी हम नहीं रखते, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स ये तो थे आपके डायरेक्ट सोर्सेज, और डायरेक्ट सोर्सेज का अध्ययन करके जब हम लोगों ने एक जनरलाइजेशन किया, तो हमें पता चला कि जिस तरह आप जमीन के सरफेस या ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ उठते हैं तो टेम्परेचर हमारा घटता हुआ चला जाता है ट्रोपोस्फियर में, उसी तरह जब आप नीचे जाते हैं अर्थ के, है ना, तो टेम्परेचर हमारा लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। ये आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे आप 410 किलोमीटर की गहराई तक आएंगे तो आपको टेम्परेचर बढ़ेगा। 410 किलोमीटर की जो गहराई, वो अपर मेंटल का बाउंड्री बनाता है। अभी मैंने बोला ना, अपर मेंटल लिटरेचर के जस्ट नीचे, तो अपर मेंटल की बाउंड्री आपकी 410 किलोमीटर तक आती है। उसी तरह फ्रेंड्स, अब जब आप 660 किलोमीटर पर जाएंगे, अपर मेंटल का जो लास्ट बाउंड्री है, या अपर मेंटल और लोअर मेंटल के जो बीच की बाउंड्री है, तो वो आपका 660 किलोमीटर पे है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप देखिए नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये स्टडी से पता लगाया गया, है ना, जब अंदर की स्टडी की गई अर्थ के इंटीरियर की, इन सब डायरेक्ट सोर्सेज से। उसी तरह अगर फ्रेंड्स आउटर कोर की बात करें, तो यहाँ पर आपका 3000 केल्विन तक टेम्परेचर होता है, और जैसे आप इनर कोर के पास जाइए या इनर कोर के अंदर देखेंगे तो आपका 7000 केल्विन तक का टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो ये टेम्परेचर, ये आपका डेप्थ इंक्रीज कर रहा है जमीन के अंदर जाने पे, और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर डेप्थ बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। इसी को आप कंपेयर करें सरफेस से, तो जैसे आप हाइट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर और हाइट के बीच में एक इनवर्स प्रोपोर्शन मिलता है ट्रोपोस्फियर में, है ना। हाइट और टेम्परेचर के बीच में एक इनवर्स प्रोपोर्शन मिलता है। लेकिन अब आप जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये जनरलाइजेशन का तरीका है, इसको आप लोग कंपेयर करते चलिए क्लाइमेटोलॉजी से। जैसे मैंने अभी बताया डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो अंदर से अर्थ के कोर से अगर आप एक्सोस्फीयर तक निकल जाए तो डेंसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है। पहले अर्थ के इंटीरियर की डेंसिटी डिक्रीज होगी, और ट्रोपोस्फीयर के बाद आपके, मैंने आपको बताया कि जो एयर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सारे आपके ग्रेविटी के कारण नीचे एक ही तरफ रहते हैं। तो जैसे आप ऊपर जाओगे आपका एटमॉस्फेयर विरल होता चला जाता है ना। तो एक तरीके से फ्रेंड्स ये जो जियोथर्मल ग्रेडियंट बन रहा है, ये ग्रेडियंट है ना, ऊपर आप देखो तो टेम्परेचर आपका कम है, नीचे बहुत ज्यादा है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है यही आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट है। और ये ग्रेडियंट इंक्रीज होता जाएगा डेप्थ के साथ। देखिए ये स्टेटमेंट एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है इट इंक्रीजेज विद डेप्थ, है ना। अर्थ के इंटीरियर में जियोथर्मल ग्रेडियंट इंक्रीजेज विद डेप्थ। मतलब इससे ये चीज इंडिकेट क्या करता है कि जो अर्थ के अंदर की हीट है ना, वो कहां से आ रही है, अर्थ के कोर से। भाई कोर हमारा सबसे ज्यादा गर्म है, तो हीट रेडिएट हो रही है फ्रॉम द कोर, है ना, टुवर्ड द क्रस्ट। इतनी बात क्लियर हुई नहीं? प्लीज एक बार कंफर्म कर दें। सर ये दोबारा बता। देखिए मैंने कहा कि जब आप ये जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है, इसका क्या मतलब है कि क्रस्ट से लेकर के कोर तक, जब आप क्रस्ट से कोर तक जाएंगे तो टेम्परेचर लगातार इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करना। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट क्या था, दाब प्रवणता क्या थी, ये ताप प्रवणता है ना, भू ताप प्रवणता।
तो दाब प्रवणता थी डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। उसी तरह भूताप प्रवणता क्या है? डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द ओवर द क्रस्ट एंड ओवर द कोर। कोर और क्रस्ट के बीच क्या जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, उसे हम जियोथर्मल ग्रेडियंट कह रहे हैं। और ये जियोथर्मल ग्रेडियंट बढ़ता ही चला जा रहा है जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर तक जा रहे हैं। अगर एवरेज की बात तो आप कह सकते हैं हर किलोमीटर पर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इंक्रीज करता है जब हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं ना। अगर ये अर्थ है, क्रस्ट से हम कोर की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारा लैप्स रेट था जब हम सरफेस से ऊपर जा रहे थे, तो नॉर्मल लैप्स रेट या जो सामान्य ताप ह्रास दर था वो कितना था? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। कम हो रहा था 6.5 किलोमीटर पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और नीचे जाने पे बढ़ कैसे रहा है? 1 किलोमीटर में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप बताइए, देखिए इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है 1 किलोमीटर में, तो आप कितनी ड्रिलिंग कर लोगे, है ना, या कितने इंटीरियर अर्थ के। और यही जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है ना, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, यही आपका कहीं ना कहीं यूज होता है जो जियोथर्मल एनर्जी है ना, जो ह्यूमन यूज करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। लेकिन बहुत ज्यादा इसको अभी आप कह लीजिए कि एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं। ठीक है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दें ये क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब मैंने बोला कि जो कोर है ना उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। उसका टेम्परेचर ज्यादा होने का एक रीजन ये भी है फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है। अगर आप बात करें तो लगातार डिके होता है वहां पर यूरेनियम और थोरियम का, ध्यान रखिएगा। यूरेनियम और थोरियम का डिके लगातार चलता रहता है। आप कह सकते हैं कि जो कोर होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द अर्थ हीट। जो अर्थ की हीट है उसका 50% के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? केवल कोर है ना, क्योंकि वहां पर लगातार जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, इनका डिके चलता रहता है। और जो बाकी हीट बचा 50% वो कहां से आता है? जब अर्थ बना होगा, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब अर्थ बना था उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमॉर्डियल हीट। जो प्रीमॉर्डियल हीट था, अर्थ के बनने के टाइम पे जो हीट डेवलप हुई थी, बाकी उससे गर्म होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सपोज कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, अभी मैंने आपको बताया क्रस्ट के ऊपर सारे कॉन्टिनेंट्स मौजूद है ना। कुछ ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर जो आपका ओशियन है वो सारे महासागर आपके ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर है, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप हैं, वो आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर है। तो फ्रेंड्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक तरह से फ्लोट करते रहते हैं, या आप कह दीजिए जो लिथोस्फेरिक क्रस्ट था ये फ्लोट करता रहता है किसके ऊपर? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। फ्लोट क्यों करता है, तैरता क्यों है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो एस्थेनोस्फीयर है इन बिटवीन द क्रस्ट, बिलो बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे जो आपका एस्थेनोस्फीयर का पोर्शन है ये आपका मोल्टेन मैग्मा है ना, गला हुआ मैग्मा है, एक तरीके से लिक्विड, सेमी लिक्विड स्टेट में आप इसको कह सकते हैं, फ्लूइड स्टेट में होता है। तो इसके ऊपर अगर बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं तो वो एक दूसरे के आप कह लो तैरेंगे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे उनका मूवमेंट होता रहता है। अब ये मूवमेंट बहुत ग्रेजुअल होता है, ऐसा नहीं है कि अब्रप्ट मूवमेंट होता है, अचानक अमेरिका वहां आपका यहाँ पर है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में तो खट से आ जाएगा हिंद महासागर में। इतना ग्रेजुअल मूवमेंट होता है कि इसको आप केवल स्टडी करके कह सकते हैं कि हाँ कॉन्टिनेंट्स लगातार तैर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इनमें देखिए ये मूवमेंट है, वो मूवमेंट आप दिखा नहीं सकते, किसी मशीन से भी वो मूवमेंट आप कैच नहीं कर सकते, इतना धीरे धीरे मूवमेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है, आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, जो इंडिया है ना, वो कहीं ना कहीं आपका अंटार्कटिका का जहां पर है आज, वहां पर इंडिया था, और वहां से तैरता हुआ वो आया है यहाँ पर, जो आपका यूरेशियन प्लेट है इससे टकराया। तो देखिए प्लेट जो मैंने बोला, या जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये आपके टुकड़ों में है, प्लेट्स के फॉर्म में है। ऐसे समझिए कि नीचे मोल्टेन मैग्मा द्रव के रूप में है या फ्लूइड के रूप में है, उसके ऊपर छोटे छोटे प्लेट्स रखे हुए हैं, और वो प्लेट्स ही आपके कॉन्टिनेंट है। या आप एक बहुत बड़ा टब ले लीजिए, पानी भर दीजिए, उसमें प्लेट डाल दीजिए, है ना, तो वो, या वो लकड़ी के आप कह लीजिए वुडन कार्ड से डाल दीजिए, तो वो उसके ऊपर तैरते रहेंगे। अच्छा आप बताइए, जब तैरेंगे तो जाहिर सी बात है दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से तो कभी दूर जाएंगे, और दो कॉन्टिनेंट कभी एक दूसरे के नजदीक भी आएंगे, है ना। जब दूर जाएंगे तो कोई इवेंट होगा, जब नजदीक आएंगे तो कोलिजन होगा, टकराव होगा, ठीक है। और इसी दूर जाने और पास आने के कारण ही ये आपका वोल्केनो, ज्वालामुखी बनते हैं या ज्वालामुखी निकलते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि अगर जब टकराते हैं तो आपका अगर कोई बाउंड्री बनी, लाइक कंजर्वेटिव बाउंड्री, दोनों के कॉन्टिनेंट की बाउंड्री या दो प्लेट की बाउंड्री आपस में घिसी, तो वो आपका वोल्केनो और अर्थक्वेक बनते हैं, भूकंप आते हैं। तो एक चीज आप इस फिगर में ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे
प्लेट्स हैं, अगर कहा जाए कॉन्टिनेंट्स हैं या लिथोस्फेरिक अगर प्लेट्स की बात करें, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की, तो टोटल कितने प्लेट्स हैं? तो आप देखेंगे टोटल 15 मेजर प्लेट्स हैं, है ना। अगर इस फिगर में ध्यान से देखें तो टोटल 15 मेजर प्लेट्स में मैंने इनको डिवाइड किया है। एक आपका है पैसिफिक प्लेट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पैसिफिक प्लेट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी से एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है प्लेट टेक्टोनिक का, है ना। जो प्लेट टेक्टोनिक होता है वो इसी से निकल के आता है। पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्लेट्स कौन कौन से हैं। तो ये आपका हो जाएगा पैसिफिक प्लेट। अब इसी में कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं जिनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में ही कैलिफोर्निया के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आप कह लीजिए जो गल्फ ऑफ अलास्का है उसके नीचे आप देखोगे, और ये एक आइलैंड है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम शायद वैंकूवर आइलैंड है, इसको एक बार कंफर्म कीजिएगा। लेकिन इस आइलैंड के पास में ही यहाँ पर आप देखेंगे तो जुआन दे फूका प्लेट है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये वाली बड़ी वाली नीली वाली, इसके साथ कंस्ट्रक्ट एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बनाती है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब आप कह लीजिए कन्वर्जेंट बाउंड्री, है ना। अभी ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है सब मैं बताऊंगा, आप लोग चिंता ना करें। ये आपका पैसिफिक प्लेट हो गया, ये आपका पैसिफिक प्लेट हो गया। अब मैंने बोला कि जो अमेरिका के पास पैसिफिक प्लेट आपको दिख रहा है, अगर ओशियन की बात करें तो ये ईस्ट पैसिफिक ओशियन है, वेस्ट पैसिफिक ओशियन, ये आपका ईस्ट पैसिफिक ओशियन है, ध्यान रखिएगा। इस फिगर में ये वेस्ट में दिख रहा है, लेकिन ये आपका ईस्ट पैसिफिक ओशियन है, और ईस्ट पैसिफिक ओशियन के ऊपर जो प्लेट है वो आपका पैसिफिक प्लेट है, और यहाँ पर जो वेस्ट पैसिफिक ओशियन है इसके ऊपर जो प्लेट है ये भी आपका इसी प्लेट का पार्ट है, क्योंकि आप इस फिगर मैप को घुमा दें ग्लोब की तरह तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। उसी तरह जो पैसिफिक प्लेट था, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये आपका एक ओशियानिक प्लेट था, महासागरीय प्लेट था। उसी तरह ये आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट के अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो एक माइनर प्लेट है, और नजका प्लेट के नॉर्थ में आपको कोकोस प्लेट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स कैरिबियन सी जिस प्लेट पे, उसे हम कैरिबियन प्लेट बोलते हैं, जो आपको यहाँ कलर से दिख रहा है। अफ्रीकन प्लेट पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। इसके बाद यूरेशियन प्लेट पे आपका पूरा एशिया है और यूरोप है। इंडियन प्लेट को इसलिए किया गया, ठीक है, तो ये आपका इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट और यूरेशिया जब साउथ में, ठीक है, और यहाँ पे आपको तो आपके, तो भाई जाहिर सी बात है ये आपस में कभी टकराएंगे और कभी एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। तो फ्रेंड जहां पर समझ लीजिए कि कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है प्लेट्स की, कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री अभी मैं बताऊंगा। जब दो प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आते हैं, उसकी अपनी तरफ आते हैं, तो वहां पर जो बाउंड्री बनती है उसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। और ये आपकी जो कंजर्वेंट बाउंड्री है, इससे आपके वॉल्केनो बहुत ज्यादा बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स जब ये वाला जो प्लेट है आपका पैसिफिक प्लेट, है ना, जब ये आपका अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की तरफ आता है, टकराता है इससे, तो देखिए यहाँ पर कंजर्वेंट बाउंड्री बनी है। जो ये वाली बाउंड्री है, एक लाइन के ऊपर जो छोटे छोटे ट्राइंगल बने हैं, ये आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब आपस में कन्वर्ज होना। जैसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में इक्वेटर पे एयर कन्वर्ज कर रही थी, एक दूसरे की तरफ आ रही थी। इसका उल्टा क्या है? डाइवर्जेंट, एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। तो इसकी उल्ट अगर अपोजिट बाउंड्री की बात करें तो उसे हम डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री आप देखिए, जो आपका साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर आप देखेंगे, जहां पर आपका वेस्ट पैसिफिक ओशन है, वेस्ट पैसिफिक ओशन और यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं, जिनके कारण यहाँ पर पूरा वॉल्केनो का चेन बन जाता है, या ज्वालामुखियों का चेन बन जाता है, ठीक है। इस दोनों तरफ, यहाँ पर भी और इस तरफ भी, जो वेस्ट पार्ट है नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका का। तो इसी फिगर को आप यहाँ पर देखिए, तो ये जो रेड स्पॉट आपको दिख रहा है ना, ये आपका पूरा रिंग ऑफ फायर कहलाता है। अगर इस मैप को आप आपस में मिला दें, अगर इस मैप को आप आपस में मिला दें दोनों तरफ से, तो आपका ग्लोब बन जाएगा और ये एक रिंग बन जाता है। इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये पूरा हॉट स्पॉट एरिया है, मतलब वॉल्केनिक चेन है यहाँ पर पूरी। उसी तरह फ्रेंड्स ये कुछ मेजर हॉटस्पॉट रीजन है। जो वॉल्केनो है जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट बाउंड्री पर ही बने, वो आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री पर, ठीक है। इसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। तो ये पूरा आपका हॉटस्पॉट एरिया है, जहां पर आपके लगातार वॉल्केनिक चेन दिखती है। ये आपका पूरा जो जापान है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरा वॉल्केनो से भरा हुआ है ना।
तो फ्रेंड्स इतनी बात समझ में आएगी नहीं। और इन्हीं जब वोल्केनोज का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट सोर्स में रखते हैं कि ये डायरेक्ट सोर्स है अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए। तो प्लीज एक बार कंफर्म करें ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर, क्लियर है ना? यस सर, यस सर। उसी तरह फ्रेंड्स कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह की टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी को देख करके, है ना, वहां पर जब अध्ययन करेंगे अर्थ के इंटीरियर का, तो वो एक इनडायरेक्ट सोर्स होगा। वो डायरेक्ट सोर्स नहीं कि अर्थ के इंटीरियर से कुछ भी निकल आ रहा है, वहां पर हम जनरलाइज कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं कि वहां पर क्या हो सकता है। इसी तरह इनडायरेक्ट सोर्स का मीटियोराइट होता है ना, जो मीटियोराइट होता है वो भी इनडायरेक्ट सोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये मीटियोराइट क्या होते हैं? आप कह लीजिए जो सॉलिड बॉडीज होती हैं आउटर एटमॉस्फेयर में, आप कह लीजिए स्पेस में, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं छोटे साइज के, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, है ना, तो जब वो आउटर स्पेस में होते हैं तो उन्हें मीटियोराइट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब वो एक्चुअली में देखिए, ये मीटियोराइट जो है ये पार्ट होता है मीटियोरॉइड का। ये स्पेलिंग अलग है, यहां पर डी है और इसमें टी है, ठीक है। जो टी है याद रखिएगा, उसे मीटियोराइट हम बोल रहे हैं, टी बोल रहे हैं, और ये आपका मीटियोरॉइड है। जो मीटियोरॉइड है ये आपके जो कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स होते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, उनके पार्ट होते हैं, है ना, उनके टुकड़ों को हम मीटियोरॉइड बोलते हैं। और जब ये टुकड़े अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वेपराइज हो जाते हैं या घर्षण के कारण जलने लगते हैं, उससे लाइट निकलती है। जब लाइट निकलेगी तो उसे हम बोलेंगे शूटिंग स्टार या पुच्छल तारा हम कह सकते हैं। इन्हीं को मीटियोर भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए अभी तक हम लोग 3 वर्ड पढ़े, एक आपका मीटियोराइड, ये आपके पार्ट थे एस्टेरॉइड और कॉमेट के, ठीक है। और जब भी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके जलने लगते हैं तो वो शूटिंग स्टार हो जाते हैं या फिर मीटियोर हो जाते हैं। और सपोज कीजिए कि यही मीटियोराइड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल रहा था, पूरा ना जल करके उसका थोड़ा पार्ट अर्थ के सरफेस पे पहुंच गया और अर्थ के सरफेस पे आके टकराया। तो जब अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं तो हम इन्हें मीटियोराइट बोलते हैं, टी वाला, ठीक है। तो देखिए जो डी था मीटियोराइड, वो आपका जब स्पेस में था एस्टेरॉइड और कॉमेट का पार्ट, तो उसे मीटियोराइट बोला जा रहा था, डी। उसके बाद जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके जलने लगा तो इसे हम बोल रहे हैं मीटियोर या शूटिंग स्टार। और जब ये जलने के बाद भी थोड़ा हिस्सा इसका पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो हम उसे बोलते हैं मीटियोराइट, टी वाला। कंफर्म करें कि मीटियोराइड, मीटियोराइट और मीटियोर या शूटिंग स्टार क्लियर है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? यस सर। जो मीटियोराइट होते हैं, है ना, मीटियोराइट मतलब है ना, टी फॉर टेबल, मीटियोराइड जो है, या टी फॉर टाइम टेबल। तो जब ये पहुंचते हैं अर्थ के सरफेस पे तो हम इन्हें मीटियोराइट बोलते हैं। और इनकी स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ भी तो हमारा सोलर सिस्टम का ही पार्ट है भाई। वहां का अगर स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, स्पेस से कोई स्टोन गिर रहा है, तो उसकी आप स्टडी कर लो तो आपको अर्थ के इंटीरियर का कुछ अंदाजा तो लग ही जाएगा। क्योंकि उसी मीटियोराइट का थोड़ा पार्ट अर्थ में भी लगा होगा जब अर्थ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, जिसे हम प्रीमोर्डियल स्टेज बोलते हैं। जब अर्थ की मैच्योरिटी स्टेज थी, अर्थ बन रहा था, तो भाई बम्बार्टमेंट हुआ ना डेंसिटी डिफरेंशिएशन के कारण मीटियोराइट्स का, तो ये गोल हो गई, इसे हम प्लेनेट बोलने लगे। उसी तरह फ्रेंड जो तीसरा इनडायरेक्ट सोर्स है स्टडी करने का, वो आपका ग्रेविटेशन है। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो बोला जाता है कि इक्वेटर पे सबसे तेज है। अर्थ इक्वेटर पे सबसे तेज घूमती है ना। वहीं पर अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो रोटेशनल स्पीड हमारी कम होती जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर ये कहने का क्या मतलब है। इस फिगर में आप देखिए, ये फ्रेंड सपोज कीजिए अर्थ है, ठीक है। ये आपका इक्वेटर है, मतलब विषुवत रेखा, और यहां पर है आपका नॉर्थ पोल। मैं बोल रहा हूं कि इक्वेटर पे जो रोटेशनल स्पीड है या रोटेशनल वेलोसिटी, ये सबसे तेज होती है किसी भी पॉइंट की, और यहां पर मिनिमम होती है, या आप कह लीजिए 0, हम इसको मान लेते हैं। अब अर्थ की रोटेशनल स्पीड इक्वेटर पे ज्यादा होती है और पोल पे 0 होती है। अर्थ की नहीं, किसी ऑब्जेक्ट की इक्वेटर पर रोटेशनल स्पीड अर्थ के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम होती है। इसका मतलब क्या है? क्या अर्थ का इक्वेटर या पोल अलग अलग घूमता है क्या?
भाई हमने पढ़ा है कि अर्थ एक चक्कर पूरा कितने घंटे में करता है? 24 घंटे में। तो 24 घंटे में ही आपका पोल भी पूरा एक चक्कर कर लेता होगा, मतलब घूर्णन कर लेता होगा, और इक्वेटर है ये भी 24 घंटे में घूर्णन कर लेता होगा, है ना। तो आप देखिए, ये अगर एक पॉइंट ए है और सपोज कीजिए कि ये पोल है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है बी। मैं कह रहा हूं कि पॉइंट ए को कितनी दूरी तय करनी है एक चक्कर पूरा करने के लिए? ये पूरा सर्किल इसको तय करना है, क्योंकि लैटिट्यूड तो एक सर्किल होता है ना, वहीं पर पोल तो एक पॉइंट है, छोटा सा सर्किल है। बी को केवल इतनी सरकमफ्रेंस तय करनी है, ए को इतनी सरकमफ्रेंस तय करनी है, और टाइम दोनों का सेम है। 24 घंटे में ए को भी एक चक्कर पूरा करना है, बी को भी एक चक्कर पूरा करना है। तो आप बताइए कि कौन ज्यादा तेज चलना चाहिए किसको? प्लीज कमेंट मतलब बताइए कि किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। 24 घंटे में यही दोनों को चक्कर पूरा करना है। एक ही सर। कभी कंफ्यूज मत होइए जी, बिल्कुल, इसीलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं लिखा हो कि अर्थ की रोटेशनल स्पीड इक्वेटर पर ज्यादा होती है और पोल पर कम होती है ना। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर अगर कोई पॉइंट है तो उसे एक चक्कर पूरा 24 घंटे में करना है, और बी पे सपोज कीजिए पोल पे कोई पॉइंट है, उसे एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करना है। तो भाई पोल वाले को कम दूरी तय करनी है, इक्वेटर वाले को ज्यादा दूरी तय करनी है, तो तेज इक्वेटर वाले के तो चलना होगा जो विषुवत रेखा पर होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रोटेशनल स्पीड यहाँ पर ज्यादा होती है। अब फ्रेंड्स, अगर रोटेशनल स्पीड यहाँ पर ज्यादा है तो आप बताइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पर ज्यादा होगा, ए पर या बी पर? केंद्रापसारी बल कहां पर ज्यादा होगा? ए। बिल्कुल सही आपने बोला कि केंद्रापसारी बल आपका ए पर ज्यादा है। इसीलिए इस फिगर में आप देखिए, यहां पर मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं, ए बी सी डी। ये आपका अर्थ है, ये एक्सेस पे झुका हुआ है, ठीक है। अब ए पर अगर इसी फिगर को आप यहाँ पे जनरलाइज कीजिए तो ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी, हम पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है, डी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि रोटेशनल स्पीड यहाँ पर सबसे ज्यादा है। उसी के बजाय अगर ग्रेविटी की बात करें फ्रेंड, तो ग्रेविटी यहाँ पर मिनिमम होती है ना। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। अब आप बताइए, जो ग्रेविटी है वो कहां से आ रही है? अर्थ के सेंटर से ही तो आ रही है। तो आप देखिए इन चारों पॉइंट पे जो ग्रेविटी पुल है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगा? बी पर होगा या ए पर होगा? ग्रेविटी पुल जो है, जो आप कह लीजिए कि गुरुत्व बल जो है, वो सबसे ज्यादा कहां पर लग रहा होगा? डी पर या ए पर? डी। डी पर। जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो जो आपकी ग्रेविटी है वो आपकी बढ़ती चली जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका भी एक रीजन है। इस फिगर में आप देखिए, छोटा सा मैं बना रहा हूं, ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है। मैंने बोला कि पोल पर जो अर्थ है वो चपटी है ना। पोल पर चपटी है और आपकी यहां पर बल्ज है, इक्वेटर पे बल्ज मतलब बाहर की तरफ निकली हुई। तो सेंटर से कोई पॉइंट अगर इक्वेटर पे है, यहाँ पर सपोज कीजिए, ये लाल कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये एक पॉइंट है ए, ये आपका इक्वेटर पर है जहां पर अर्थ बल्ज है, और यहाँ पर पॉइंट बी है। तो सेंटर से किसकी डिस्टेंस कम है? बी पॉइंट की। क्यों? क्योंकि अर्थ अपने ध्रुवों पर चिपटी है। अगर सेंटर से इसकी दूरी कम है तो जो अर्थ की ग्रेविटी है वो किस पर ज्यादा लगेगी? भाई जाहिर सी बात है, बी पर, है ना। वो ज्यादा अपनी तरफ खींचेगी क्योंकि इसका डिस्टेंस Gm1m2/r²। ये हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या होता है? Gm1m2/r²। r अगर आपका कम है तो फोर्स ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई होती रहती है। इस चीज से भी हमें पता लगता है, जब हम सेंटर से जितना दूर जाते जाते हैं अर्थ के, तो जो डेंसिटी है या जो मास है वो कम होता चला जाता है ना। तो ये भी हमें ये पता लगता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ABCD, इन पॉइंट्स पे जो डेंसिटी या मास है वो लगातार कम हो रही है ना। तो वहां से भी हम एक जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो कैसा होगा। अब आप एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं छोटा सा, आप बताइए कि जो ग्रेविटी है ना, वो कहां पर, या आप बताइए ग्रेविटेशन कहां पर ज्यादा होगा? डेड सी पर या माउंट एवरेस्ट पर? डेड सी के ऊपर ग्रेविटेशन ज्यादा होगा या माउंट एवरेस्ट पर ग्रेविटेशन ज्यादा होगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। देखिए, मैंने आपको बताया था जो डेड सी है वो एक तरह से लोएस्ट एलिवेशन है, ठीक है। अगर आप बात करें एशिया की, है ना, या यूरेशिया की, तो उसका लोएस्ट एलिवेशन आपका डेड सी। आपको जब मैप सेक्शन मैंने बताया था उसमें बताया था
लगभग -430 मीटर ये नीचे स्थित है। और माउंट एवरेस्ट आपका है 8,848 मीटर पे, ये हाईएस्ट एलिवेशन है एशिया का। तो भाई आप सेंटर से करीब कहां पर हो? डेड सी पर हो तब हो सेंटर से करीब, या माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हो तब आप सेंटर के करीब? डेड सी पे। तो भाई ग्रेविटेशन कहां पर ज्यादा होना चाहिए? डेड सी पर ज्यादा होना चाहिए ना? यस है ना? क्लियर है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए अभी भी। नो सर क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड जो चौथा इंडायरेक्ट सोर्स होता है वो मैग्नेटिक सर्वे भी होता है। मैग्नेटिक सर्वे किया जाता है अर्थ के क्रस्ट का, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर। ये इंस्ट्रूमेंटल बेसिस पे होता है, मतलब आप कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट के आधार पर। तो उससे भी हमारे अर्थ के इंटीरियर का कुछ अंदाजा लग जाता है कि अर्थ का इंटीरियर हमारा कैसा होगा। तो सबसे पहले वाली लेयर जो है हमारी फ्रेंड्स, उसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अब इसके बारे में मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी जानकारी आपको पहले से दे दी है ना। अब आपको सिर्फ कंपोजिशन बताना है मुझे कि इनका कंपोजिशन क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर फ्रेंड्स आप देखिए कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना, ये आपकी ओशियानिक क्रस्ट है। और ये जो ऊपर येलो कलर में दिख रही है ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। भूपर्पट्टी का जो येलो वाला पार्ट है वो आपका कॉन्टिनेंट्स को दर्शा रहा है, ठीक है। और जो आपका ये नीचे ब्लैक कलर में दिख रहा है ये ओशियानिक क्रस्ट को दर्शा रहा है एक तरह से। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है ये आपका सिलिकॉन, या आप कह सकते हैं सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम से मिलकर के बना हुआ है। इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कंपैरिजन में जो डेंसिटी होती है वो ओशियानिक क्रस्ट की ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर डेंसिटी की बात करें तो कितनी डेंसिटी होती है? आपकी जो ओशियानिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी आपकी होती है 3 के आसपास, और जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 2.7 होता है, ठीक है। यहां पर फ्रेंड्स जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें मेनली 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, एक है आपका सिलिकॉन और एक एल्युमिनियम। तो इसी के नामकरण के आधार पर इसे हम सियोल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सियोल का मतलब क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। और जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है ये आपका सीमा कहलाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि ये ग्रेनाइटिक रॉक्स के बने होते हैं। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है ग्रेनाइटिक रॉक्स। ये थिक लेयर होती है बहुत चौड़ी, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिनेंट्स है, आपको पता है कि जो ओशियन फ्लोर से तो ऊपर ही होगा ना। आप सपोज कीजिए अगर ये माउंट एवरेस्ट है तो वो तो कॉन्टिनेंट का ही पार्ट हुआ ना, तो 8,848 मीटर ये ऊपर है। उसी तरह अगर ओशियानिक क्रस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो ये थिन लेयर होती है ओशियन के नीचे, है ना, बीनीथ द ओशियन एक थिन लेयर बनती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्रस्ट और मेंटल, ये अपर मेंटल का पार्ट है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। इसकी चौड़ाई डिफर करती है, ध्यान रखिएगा, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉन्टिनेंट के नीचे की मोहो डिस्कंटिन्यूटी आप देखोगे तो वो आपकी कहीं ना कहीं 35 किलोमीटर के आसपास होगी। अगर वही आप ओशियन के नीचे की मोहो डिस्कंटिन्यूटी को आप देखोगे तो आपकी 10 किलोमीटर की होती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्टिनेंट तो हमारा वैसे ही चौड़ा है ना, तो इसलिए जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर की नीचे की डिस्कंटिन्यूटी है वो आपकी पतली है, 10 किलोमीटर के आसपास है। और जो आपकी वो आपकी चौड़ी है, 35 किलोमीटर के आसपास है। और जो आपकी ओशियन डिस्कंटिन्यूटी, ओशियन क्रस्ट के ऊपर की या ओशियन क्रस्ट के नीचे की मोहो डिस्कंटिन्यूटी है वो आपकी 10 किलोमीटर की है। जब हम लोग अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो अर्थक्वेक में हम लोग देखेंगे कि जो सिस्मिक वेलोसिटी होती है वेव्स की, जैसे अर्थक्वेक जब आता है, जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक फोकस पॉइंट बनता है, ठीक है। यहां से कुछ वेव्स निकलती हैं चारों तरफ। ये जो वेव्स होती हैं इनमें हम पढ़ेंगे पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव। तो ये जो वेव्स होते हैं इनकी वेलोसिटी डिफर करने लगती है जैसे ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी के ऊपर आते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नीचे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कैसे डिफर करती है, ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी इंक्रीज करती है मोहो डिस्कंटिन्यूटी के भी नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है वो लगातार नीचे बढ़ती हुई चली जा रही है। तो इतनी बात प्लीज एक बार कंफर्म करें, समझ में आया कि नहीं आया? जो आपका क्रस्ट है ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। सियोल और सीमा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। प्लीज एक बार यस सर। सर जो आपने ये बताया ना मोहो डिस्कंटिन्यूटी, जी जी, क्वेश्चन है क्या कोई आपका? पूछे। नो सर क्लियर। मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो पढ़ाया है उसको एक बार और पढ़ा दीजिए। देखिए मोहो डिस्कंटिन्यूटी मैंने आपको सबसे पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया इसीलिए ओवरव्यू दे दिया था, है ना। अब
उसमें आप समझिए कि क्रस्ट और मेंटल, है ना, क्रस्ट बोल लीजिए या अपर मेंटल बोल लीजिए या सिर्फ मेंटल बोल लीजिए, इनके बीच की जो बाउंड्री है इसे बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूअस क्यों है, कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो क्रस्ट है वो आपका एक तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है ना। यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे तो मैग्मा भरा हुआ है ना, तो जब क्रस्ट इस मैग्मा में आता है तो कहीं ना कहीं पर मेल्ट हो जाएगा, कहीं पर सॉलिड रहेगा, तो ये लेयर आपकी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ओके क्लियर है? सर। यस सर। लिथोस्फीयर की एक और क्वालिटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब अगर अर्थ के इंटीरियर से हम कंपेयर करें तो जो आपका अर्थ का क्रस्ट है ना, वो सबसे ज्यादा कूलेस्ट होगा इन कंपैरिजन टू मेंटल और कोर। ठीक है, जो अर्थ का क्रस्ट है ये आपका सबसे ज्यादा ठंडा होता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा कोर तक। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पर लगातार रेडियो एक्टिव डिके चल रहा है। ओशियानिक जो लिथोस्फीयर है फ्रेंड्स, ये आपका ओशियानिक लिथोस्फीयर है, इसके ऊपर जो आपका क्रस्ट का पार्ट है इसे आप ओशियानिक क्रस्ट बोलोगे, है ना। जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है उसके ऊपर का जो क्रस्ट होगा उसे आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलोगे। ठीक है, जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ध्यान रखिएगा ये ओशियानिक क्रस्ट से चौड़ा होता है या मोटा होता है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है ये आपका पूरा पार्ट कहलाएगा ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और लिथोस्फीयर में। तो इसको देखिए पूछ सकते हैं, डेंसिटी के टर्म्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है, सियाल और सीमा के टर्म्स में आंसर आ सकता है, ठीक है, या फिर ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक के टर्म्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बेसाल्टिक रॉक का बना होता है और कौन सा ग्रेनाइटिक रॉक का बना होता है। अब फ्रेंड्स जो आपको मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया बताई थी उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन कौन सी बाउंड्री बनती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो उसी क्रिया को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस फिगर पे आप ध्यान दीजिए, एक फिगर मैं बना रहा हूं। अब देखिए दो तरह की बाउंड्री बनती है जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, नंबर 1, और ये एक प्लेट है नंबर 2, तो ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। अगर ये दो प्लेट्स हैं और ये एक दूसरे के तरफ हैं तो जो बाउंड्री बनेगी उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है फ्रेंड्स उसे हम डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, है ना। जो कन्वर्जेंट बाउंड्री आपकी वो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन क्यों कहलाती है? क्योंकि जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो टकराते हैं, टकराने के कारण जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर की तरफ रह जाएगी, है ना। ये आप कह सकते हैं कि यहां पर जो भारी प्लेट है उसका सबडक्शन हो जाता है, भारी प्लेट आपकी नीचे की तरफ चली जाती है। जब ये प्लेट नीचे जाती है तो ये कॉन्टिनेंट वाली प्लेट ऊपर उठेगी। अच्छा ये बताइए ये कौन सी प्लेट हो सकती है? अगर हम ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक ओशियानिक है और एक कॉन्टिनेंटल है, तो जो नीचे जा रही है वो कौन सी प्लेट हो सकती है? प्लीज प्लीज बताएं आप लोग, क्या समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल, जो नीचे प्लेट जा रही है फ्रेंड्स वो आपकी महासागरीय प्लेट होगी, है ना। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा है जो महासागरीय प्लेट है उनकी डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ये बेसाल्टिक रॉक्स की बनी होती है। वहीं पर अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की बात करें तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, और जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ऊपर की तरफ उठते हैं, है ना, तो ये जो नीचे पार्ट जा रहा है ये कहीं ना कहीं पहुंच जाता है मैग्मा चैम्बर के पास और ये यहाँ पे टूटने लगता है। यहाँ पर जब ये टूटता है और यहाँ से जब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट उठती है या चढ़ती है ओशियानिक प्लेट के ऊपर तो यहाँ पर एक क्रैक डेवलप हो जाता है कॉन्टिनेंट के पास, ठीक है, ये आपका ओशियन है। तो यहाँ पर जहां पर क्रैक डेवलप होगा उस क्रैक से जो मैग्मा होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ उठेगा और यहाँ पर बन जाता है एक वोल्केनो या ज्वालामुखी। तो मतलब आपने देखा जहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्री बन रही है, जहां पर कन्वर्जेंस हो रहा है वहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन मतलब टूट फूट रहा है ना, विनाश हो रहा है, और जहां पर विनाश होता है वहीं पर आपका वोल्केनो बन जाता है।
ये मैग्मा ऊपर की तरफ आता है क्रैक के माध्यम से, और ये यहाँ पर एक तरीके से ज्वालामुखी बन करके बाहर निकलता है। उसी तरह फ्रेंड सपोज कीजिए ये जो दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। जब प्लेट्स दूर जाती हैं तो यहाँ पर रिजेस बनते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, रिफ्ट वैली बनती है, रिजेस और रिफ्ट वैली। यहाँ पर ये जो रिजेस हैं इट इज नथिंग बट चेन ऑफ वॉल्केनोज या माउंटेन्स, चेन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिड ओशियानिक रिजेस। अगर इस फिगर में आप देखें, जो मैप एक बनाया था यहाँ पर देखिए मैप में, तो ये वाला जो एस बन रहा है ना, यहाँ पर आपको मिड ओशियानिक रिजेस दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लेट ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वहीं पर जो ये वाली बाउंड्री थी, है ना, यहाँ पर कन्वर्जेंस होता है और यहाँ पर आपका डाइवर्जेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कन्वर्जेंट होता है ये आपका डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशकारी होता है, और जो डाइवर्जेंट होता है ये आपका आप कह सकते हैं निर्माण करता है ना, कंस्ट्रक्टिव होता है। तो मतलब जो डाइवर्जेंट बाउंड्री इसे हम कंस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं, और जो कन्वर्जेंट बाउंड्री उसे डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। तो अभी इस फिगर पे आप ध्यान दीजिएगा, एक फिगर और बनाते हैं। एक्चुअली आधा ध्यान मेरा यहाँ पे चला जा रहा है क्योंकि बैटरी बहुत कम हो गई है, ध्यान मैंने दिया नहीं, और ऑलमोस्ट आपकी केवल 13% बैटरी बची है। लेकिन जब तक ये बैटरी बची हुई है तब तक इसको आइए हम लोग यूज कर लेते हैं। सपोज की डिफरेंस कि यहाँ पर कन्वर्जेंस, एक बार प्लीज कंफर्म कर दें, वॉइस क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है, और ये आपका ओशियन है। यहाँ पर ये आपका ओशियन है, यहाँ पर भी आपका सपोज कीजिए ओशियन है, यहाँ पर भी आपका ओशियन है। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि ये आपका कॉन्टिनेंट है, तो मतलब ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है। उसके बाद फ्रेंड्स ओशियानिक लिथोस्फीयर आपका यहाँ पर है, ये आपका ओशियानिक प्लेट है दोनों। ओशियानिक लिथोस्फीयर या कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, मतलब मैं प्लेट को ही दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्लेट्स हैं वो चलते कैसे हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर से फ्रेंड करंट निकलती है ना, इस फॉर्म में करंट निकलती है जिनको हम कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। संवहन तरंगे जैसे हम लोगों ने एयर में पढ़ा था, है ना, उसी तरह की संवहन तरंगे यहाँ पर भी निकलती हैं। जो आपका एस्थेनोस्फीयर है, मोल्टेन मैग्मा है, वो एक तरीके से संवहन तरंगों के माध्यम से ऊपर या नीचे जाता है। अब फ्रेंड जहां पर ये वाला पोर्शन है जहां पर सबडक्शन हो रहा है, उसमें आपकी जो ओशियानिक प्लेट है भारी होने के कारण नीचे चली जाती है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। तो इसे हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। ध्यान रखिएगा, जो ये वाला पोर्शन है जहां पर सबडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दोनों तरफ। टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जहां पर कन्वर्जेंस होता है या कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बनती है, वहां पर हम सबडक्शन जोन कहते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। और जो सपोज कीजिए ये भी एक ओशियानिक क्रस्ट है और ये भी एक ओशियानिक क्रस्ट है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है ना, तो यहाँ पर मैंने बताया क्या बनेगा, यहाँ पर आपके रिजेस बनते हैं। एक दूसरे से दूर जाते हैं तो यहाँ पर एक खाली वेंट मिलता है, जगह मिलता है। तो इस पूरे चेन में नीचे का जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, और जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि वॉल्केनो बनता है, उसी तरह ये वॉल्केनिक चेन पूरा बन जाता है। यहाँ पर इस वॉल्केनिक चेन को ही हम लोग बोलते हैं रिजेस। तो प्लीज एक बार कंफर्म करें, रिजेस और रिफ्ट वैली। जैसे आपका यहाँ पर आप देखें, ये आपका जो अफ्रीकन प्लेट है ना, यहाँ पर पूरे लेक्स हैं, आप देखेंगे मेडागास्कर से लेकर के इजराइल तक, है ना, इजिप्ट के कॉर्नर तक यहाँ पर पूरे लेक्स बने हुए हैं। नाइल रिवर भी यहीं से बहती है। तो ये आपकी रिफ्ट, पूरी रिफ्ट है, रिफ्ट वैली कहलाती है। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट इसको बोलते हैं। ये रिफ्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि ये वाली प्लेट इधर जा रही है, ये छोटी सी प्लेट आपकी जो है सोमालियन प्लेट है, ये इधर की तरफ बढ़ रही है, और जो अफ्रीकन प्लेट है वो इधर की तरफ जा रही है। तो एक दूसरे से दूर जाने के कारण यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है, इसलिए यहाँ पर ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट बनता है। उसी तरह जो आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और जो आपका यूरेशियन प्लेट है, ये भी एक दूसरे से दूर जाता है, तो दूर जाने के कारण यहाँ पर रिजेस बनते हैं, मिड ओशियानिक रिजेस।
अब रिजेस कैसे बन जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रिफ्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जब दो ओशियानिक प्लेट आपस में डाइवर्ज हो रही है ना, बीच में आप देखें यहाँ पर आपका जो ये वाली प्लेट है और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, जब ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं तो यहाँ बीच में क्या है? बीच में आपका ओशियानिक लिथोस्फीयर है। और आपको मैंने अभी बताया कि जो ओशियानिक लिथोस्फीयर है वो पतला होता है और जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है वो आपका मोटा होता है। तो यहाँ पे जो ओशियानिक लिथोस्फीयर है, जब ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं तो यहाँ पर जो जगह निकल बचती है ना, जो वेंट बनता है, उससे मोल्टन मैग्मा आसानी से ऊपर तक आ जाता है और ऊपर एक ज्वालामुखी का शेप लेकर के वो एक पहाड़ की तरह बन जाता है या आइलैंड बन जाता है। कभी कभी ये जो ओशियानिक रिजेस होते हैं ये आइलैंड भी बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आइसलैंड है, ये आपका आइसलैंड है ना, यहाँ पर दो आइलैंड बने हुए हैं, ये आपकी मिड ओशियानिक रिजेस के कारण ही बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों आइलैंड के अगर मैं नाम बोलूं तो एक है आपका शोर्से आइलैंड, ठीक है, और एक है आपका वेस्टमैन आइलैंड। ये दोनों आइलैंड इस रिज के फॉर्मेशन के कारण बने हैं और इसी के आगे आपका मिड जो ओशियानिक रिज है इसे मिड इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। जो बेनी ऑफ जोन होता है ये मैग्मा चैम्बर होता है, ध्यान रखिएगा। एस्टेनोस्फीयर के नजदीक मैग्मा चैम्बर बेनी ऑफ जोन होता है। और जो सबडक्शन होता है, सपोज कि ये एक ओशियानिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट इसके ऊपर चढ़ी, तो जो ओशियानिक प्लेट नीचे जा रही है तो ये बेनी ऑफ जोन में जाकर के ही मेल्ट होती है और मेल्ट होने के कारण ही जब ये प्लेट ऊपर चढ़ती है तो यहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाता है और इस क्रैक के माध्यम से ये मैग्मा ऊपर आता है। तो ये आपका पूरा एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है। क्यों? क्योंकि ये जो बाउंड्री है, प्लेट बाउंड्री, कॉन्टिनेंट की बाउंड्री, ये विनाश हो रहा है इसका, और विनाश होने के कारण यहाँ पर ज्वालामुखी बन रहा है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि ये जो वॉल्केनोज बन रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक तरह का, है ना, वॉल्केनो का, लेकिन फिर भी इन्हें हम डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। जो आपका ध्यान रखिएगा, जो कन्वर्जेंट बाउंड्री और जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, कौन सा कंस्ट्रक्टिव है, निर्माणकारी है, और कौन सा विनाशकारी है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डाइवर्जेंट बाउंड्री निर्माणकारी है, मतलब कंस्ट्रक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी टूट नहीं रहा है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और नीचे के मैग्मा को जब थोड़ी सी जगह मिल रही तो ऊपर आकर के नया एक कॉन्टिनेंट का पार्ट डेवलप कर रही है, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। लेकिन जो आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है वहां पर जो आपका ओशियानिक क्रस्ट होता है इसका डिस्ट्रक्शन होता है, या तो आपका जो भारी प्लेट होगा, है ना, हैवी प्लेट जो होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है बीनीथ द सबडक्शन जोन इन बेनी ऑफ जोन, मैग्मा चैम्बर में। तो इसलिए इसे हम डिस्ट्रक्टिव मार्जिन या विनाशकारी आप कह लो कि प्लेट की बाउंड्री बोलते हैं। तो एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए कि जो विनाशकारी और निर्माणकारी है इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्री समझ में आया कि नहीं? ये बात यस। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। तो इसके बाद तो अभी बहुत कुछ बताना है, लेकिन लगता है कि अब यहीं पर क्लास हम लोग को बंद करनी पड़ेगी। 8% है बैटरी, ठीक है, तो आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन फिर भी इसको आज बंद करना पड़ेगा। मेघराज सर लाइन पे हैं क्या? मेघराज सर प्लीज कंफर्म करें लाइन पे हैं क्या? मेघराज सर लाइन पे हैं क्या? हाँ सर वो एक्चुअली, हाँ आज सर थोड़ा सा हम एक्सटेंड करना चाहते थे 10 से 15 मिनट तक, लेकिन एक्चुअली बैटरी एकदम लो हो गई है मेरे मोबाइल की, मैंने ध्यान नहीं दिया, 7% हो गई है। तो वैसे भी टाइम तो हो ही गया है, तो आज अभी क्लास यहीं पे रोकते हैं, आगे के लेक्चर कल से कंटिन्यू करेंगे। कोई बात ठीक है। तो दोस्तों एक बार प्लीज कंफर्म कर दें कि अगर कोई डाउट हो तो अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं, अभी तक जितना हम लोगों ने समझाया पढ़ाया। नहीं सर, बढ़िया। नो सर। देखिए जो जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी में बहुत मजा आता है जब पढ़ते हैं, है ना, लेकिन जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो कहीं ना कहीं मोनोटोनस कर देता है माइंड को, ठीक है। ये आप कंटिन्यूअस जब पढ़ोगे तो मोनोटोनस हो जाएगा आपका माइंड, थोड़ी देर में आपको लगेगा कि बोरिंग सा लग रहा है, कुछ मजा नहीं आ रही है। लेकिन ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो जियोमॉर्फोलॉजी वो पूरी आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स पर ही बेस्ड है। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि अभी बताया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री,
है ना। तो कौन सा कंस्ट्रक्टिव है, कौन सा डिस्ट्रक्टिव है, कहां पर आपकी रिजेस बनेंगी, कहां पर आपकी रिफ्ट वैली बनेगी, कब आपके ये फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। अब जैसे डाइवर्जेंट बाउंड्री में आज मैंने बताया कि रिजेस और रिफ्ट वैली बनती है, उसी तरह जो कन्वर्जेंट बाउंड्री वहां पर आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जैसे जो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पोर्शन है ना, वहां पर प्लेट कन्वर्ज करती है तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जिन्हें हम यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट भी जब कन्वर्ज करते हैं तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे आपका हिमालय बना हुआ है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में। एक और बाउंड्री आपकी वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो होती है फॉल्ट बनाती है, जो अभी बताया था मैंने, सैन एंड्रियास का फॉल्ट बना हुआ है, उससे अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज बनते हैं बहुत ज्यादा, है ना। और वही जो बाउंड्री होती है आपकी, वहीं पर आप कह लो कि जो अंडर वाटर अर्थक्वेक होते हैं, मतलब बिलो द ओशियन जो अर्थक्वेक आता है ओशन फ्लोर पे, उसके कारण ही आपकी सुनामी उठती है। जैसे आपने सुना होगा अभी जकार्ता, सुमात्रा जो इंडोनेशिया के आइलैंड है, वहां पर जो सुनामी आई थी उससे पहले, है ना, वो अंडर वाटर एक तरीके से अर्थक्वेक था। कभी कभी वॉल्केनो के फटने से भी आपका ये जो अर्थक्वेक होते हैं ये डेवलप। तो ये सारी बातें हम लोग आगे के जो लेक्चर्स है अपने कल के उसमें डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर इन दिस सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक और चीज आप लोगों को बता देंगे दोस्तों, एक चीज और आप लोग सुन लें, एक चीज और सुन लें कि ये जो आज डिस्कशन हुआ है, आज का डिस्कशन केवल एक ओवरव्यू था, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी का। कॉन्सेप्ट असली अब कल से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आज केवल एक ओवरव्यू मैंने दिया था, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था कि हाँ जियोमॉर्फोलॉजी का थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। तो चलिए कल से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। रीतू मैम। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सर।